गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था अपवर्तन के नियम। तो इसके आगे हमने एक टॉपिक पढ़ा, लिखा था केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक हम ऐसे कह सकते हैं कि निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है या प्रकाश का जो भी कोई सा भी वेग होगा, उस निर्वात में किसी भी वेग या माध्यम, निर्वात का माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, ऐसे कह सकता हूं निर्वात का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा या कहलाता है, ये कह सकता हूं। अब इसको हुआ क्या भाई, निर्वात का और किसी भी माध्यम के सापेक्ष, तो क्या हुआ, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसमें हम क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग। ऐसे कहें कि निर्वात का माध्यम के सापेक्ष, मतलब क्या हुआ, V ऑफ M और V ऑफ C ले लें या O ले लें, निर्वात ले लें, ऐसे कह सकते हैं। V ऑफ M बटे V ऑफ C कह सकते हैं। क्लियर? अब हम इसमें जैसे वायु का निर्वात के सापेक्ष, जल का निर्वात के सापेक्ष और अलग अलग वेग हम इसमें क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहला इसमें हम लेके चल रहे हैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला क्या लेके चलेंगे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि Na ऑफ V, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा ये, V ऑफ एयर बटे V ऑफ जो V है वो, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, V लगा लो या N लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हम क्या लगा सकते हैं, N ऑफ, हाँ सॉरी यही लगा देता हूं मैं इसमें, N ऑफ एयर बटे N ऑफ V। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है, 1.009। 1.009 क्या आएगा, इसका अपवर्तनांक आएगा। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे जल का, दूसरा पढ़ पढ़ेंगे हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल का हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, NW ऑफ V। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, NW अपॉन N ऑफ V। जो इसका मान होगा वो कितना होगा, 1.33 के लगभग होगा। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, Ng ऑफ V, Ng बटे NV। इसका जो मान अपने पास में आएगा वो लगभग 1.48 के लगभग आएगा। कितना आएगा, 1.48 के लगभग आएगा। क्लियर?
उसके आगे हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, इसके फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे अपन हीरे का निरपेक्ष अपूर्णांक एन, रो ले लेके चलता हूं इसको मैं, ऑफ वी, तो एन ऑफ रो एन ऑफ वी, जो इसका अपूर्णांक का मान होता है वो लगभग 2.44 के लगभग होता है। कितना होता है? 2.44 या 2.42 के लगभग होता है। क्लियर? ये इसके क्या हो गई? निरपेक्ष अपूर्णांक हो गए। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, पढ़ेंगे सापेक्ष अब एक पॉइंट पढ़ेंगे सापेक्ष अपूर्णांक। क्या होता है सापेक्ष अपूर्णांक? जैसे मैंने अलग अलग माध्यम पढ़े, काश माध्यम पढ़ा, जल माध्यम पढ़ा, वायु माध्यम पढ़ा, अनेक माध्यम पढ़े हमने, तो हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपूर्णांक होता है उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। किसी भी एक माध्यम का, लिखूंगा मैं इसमें, किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें ये कहूं कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसमें क्या लिखूंगा? एन जी ऑफ डब्ल्यू। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं? एन जी ऑफ एन डब्ल्यू, ऐसे लिखूंगा। यानी किसी भी माध्यम का किसके सापेक्ष, जिस माध्यम का, जिसके सापेक्ष, जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। क्लियर? यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? हमने अभी एन ऑफ जी निरपेक्ष अपूर्णांक वो हमने निकाला था, कितना आया था? 1.48, और एन ऑफ डब्ल्यू कितना आया था? 1.33। कितना आया था? 1.33। अब इस 1.48 में 1.33 का मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1. कितना आएगा भाई? डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.112 के लगभग आएगा, 112 के लगभग। ये क्या है? अपना सापेक्ष अपूर्णांक है। सापेक्ष अपूर्णांक को परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपूर्णांक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। मतलब हमने दो माध्यम लिए, एक कांच माध्यम लिया, दूसरा जल माध्यम लिया। इस कांच माध्यम का इस जल माध्यम के सापेक्ष जो अपूर्णांक होगा उस अपूर्णांक को हम क्या कहेंगे? सापेक्ष अपूर्णांक कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कल इसी में हमने पढ़ा था कि अपूर्णांक कहते किसे हैं। जैसे हमने दो माध्यम लिए थे, एक सघन माध्यम लिया था, दूसरा विरल माध्यम लिया था, और हमने ये कहा था कि इन दोनों माध्यमों में जो प्रकाश का वेग होता है, इस प्रकाश के वेग को क्या कहते हैं? अपूर्णांक कहते हैं। अर्थात हमने ये कहा था कि n बराबर v1/v2, ये हमने इसमें बोला था। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहूं कि यदि हमें प्रकाश का वेग ना दे और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे दे, क्या दे दे? प्रकाश की
तरंग दैर्घ्य दे दे λ1 और λ2, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्यों के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम से λ2 बराबर 4800 एंगस्ट्रॉम के मध्य संचरित होती है, तो माध्यमों के अपवर्तनांक का मान होगा। देखो हमें तरंग दैर्घ्य दी हुई है, दो तरंग दैर्घ्य दी हुई है, एक λ1 और एक λ2 दी हुई है, और पूछ क्या रहा है इसमें, अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, n बराबर λ1 बटे λ2 करेंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, n बराबर λ1 का मान कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम है, और λ2 बराबर कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम है। दोनों तरंग दैर्घ्यों का जो मान हमारे पास में है वो एक ही यूनिट में है, एंगस्ट्रॉम में है। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल और 0 से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। क्या बच गया, n बराबर 54 बटे 48, 54 में जब 48 से डिवाइड करेंगे 54 को तो कितना आएगा 1 पॉइंट, फिर 1 और फिर 2 के लगभग आएगा, 1.22 के लगभग आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? ये मात्रा की यूनिटलेस इकाई हो गई। नेक्स्ट देखो टॉपिक, हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ा था हमने, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। और इस प्रकाश के अपवर्तन में हमने यह पढ़ा कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की प्रकृति के अनुसार अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह पढ़ा। इस घटना के अनुसार जो इस घटना पर आधारित घटनाएं घटित होती हैं उस घटनाओं के बारे में क्या कर रही हैं हम, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। पहली घटना में क्या लेके चलो, देखो हम पढ़ेंगे। पहली घटना लेंगे, सूर्य का सूर्यास्त व सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना। पहली घटना तो ये पढ़ेंगे कि सूर्य सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात और सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व हमें दिखाई देता है, तो कैसे दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। क्लियर? तीसरा हम पढ़ेंगे द्रव से भरे पात्र का पैंडा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना।
और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, द्रव से भरे पात्र में लकड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मतलब ये 4 गठित घटनाएं ऐसी होंगी जिसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, पहले घटना लेके चल रहे हैं, सूर्य का सूर्योदय व सूर्यास्त से पूर्व दिखाई देना। जैसे मान लो हमने ये पृथ्वी ले ली, ये पृथ्वी सतह है, धरातल है, ठीक है। यहां पर हमने कोई प्रेक्षक खड़ा कर दिया पृथ्वी सतह पर, ये क्या है, कोई प्रेक्षक है। और यहां पर एक इस तरह सूर्य की यहां पर बन गई, ऐसे यहां पर मैंने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया, नॉर्मल बना दिया पृथ्वी सतह पर। ये क्या है, सूर्य की स्थिति आ गई। ये क्या है, सूर्य की स्थिति लेके चल रहे हैं। तो यहां से प्रकाश किरणें आएंगी और कहां पर गिरेंगी भाई, अपवर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों में गिरेंगी। जब इन अपवर्तित प्रकाश को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ये सूर्य जस्ट उसके ऊपर की ओर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जो वायु माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उसका घनत्व तो अधिक होता है पृष्ठ सतह की तुलना में। जैसे पृष्ठ सतह की ओर नजदीक आके जाएंगे तो ये क्या होगा, इधर इसका घनत्व कम होगा। घनत्व कम होगा तो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। जब ये प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर क्या जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और जब अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं तो इन मुड़ी प्रकाश किरण से हमें क्या प्रतीत होता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो पृथ्वी सतह से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस कारण से हमें सूर्य क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व दिखाई देता है। इसमें जो समय अंतराल होता है, जो समय अंतराल होता है वो 2 मिनट का होता है भाई। कितना होता है, 2 मिनट। यानी कि सूर्योदय से पूर्व हमें 2 मिनट पहले दिखाई देगा और सूर्यास्त के पश्चात हमें 2 मिनट तक दिखाई देगा। जो ये डिग्री कोण घूमता है, जो एंगल नेत्र दर्शन कोण होता है, वो दर्शन कोण का मान कितना होता है, 1/2 डिग्री होता है। मतलब ये हुआ कि जो ये सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है तो वो 1/2 डिग्री कोण पर दर्शन कोण दिखाई देता है और इसका जो समय अंतराल कितना होता है, 2 मिनट का होता है। क्लियर? दूसरी घटना पढ़ेंगे अपन, तारों का टिमटिमाना। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जैसे वायुमंडल में ऐसे कहें कि तारे हमारे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं और बहुत अधिक कम दूरी पर होने के कारण उस दूरी अंतराल में अनेक माध्यम होते हैं, अनेक मीडियम होते हैं। अनेक माध्यम, अनेक मीडियम होने के कारण जो प्रकाश किरण होती हैं उन प्रकाश किरणों का कई बार क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। कई बार अपवर्तन होने के कारण हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, ये कहें कि द्रव से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दिखाई देना। सपोज दैट हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या कर दिया, पानी भर दिया। पात्र लिया, पात्र में क्या कर दिया हमने,
पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो पैंदा है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है? देखो भाई, इसका भी एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है इसका? जैसे हम पानी भरते हैं तो हमें प्रकाश किरणें अंदर से आती हुई प्रतीत होती हैं। हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती है भाई? अंदर से आती हुई प्रतीत होती हैं। और हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया और पात्र में क्या भर दिया, यहां तक हमने जल भर दिया। मान लो क्या भर दिया? जल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो प्रकाश किरणें हमें नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पर हमने क्या बनाया, एक प्रकाश किरण में सीधी पारगमित बनाई यहां से ऐसे, ये नीचे से आ रही प्रकाश की प्रतीत होती है हमें। दूसरा हमने क्या बनाया, यहां से ये प्रकाश की आपतित करवाई ऐसे, किसी आपतन कोण आई के साथ में आपतित करवाई। ठीक है। यहां पर क्या है, हमने एक नोरोम बना दिया, अभिलंब बना दिया। ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। और ये कौन सा हो गया? विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर की ओर हट जाती है। इससे अपवर्तित प्रकाश किरण को हम जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरण जहां पर प्रत्युत होती है वहां पर हमें पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो पहले ओ बिंदु पर था, अब कहां दिखाई दे रहा है? हमें ओ डैश बिंदु पर दे रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने एक पात्र लिया, पात्र में हमने जल भरा, जल से ऊपर की जो राशि है वो राशि कौन सी है? मतलब ये कहें कि ये कौन सा है? विरल माध्यम है। ये कौन सा है? सघन माध्यम है। तो हमें जो प्रकाश, एक्चुअली प्रकाश की ऊपर से आती है, लेकिन जो हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है, वो इस सघन माध्यम से आती हुई प्रतीत होती है। जब सघन माध्यम से प्रतीत होती है तो हम एक किरण को ऐसे मान के चलते हैं कि ये सीधी पारगमित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जब किसी कोण पर आपतित होती है, किसी आपतन कोण आई पर आपतित होती है, ये क्या है? आपतन कोण आई है। और ये क्या होगा? परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण आर होगा। तो जब ये अपवर्तन कोण आर के साथ में अपवर्तित होती है तो इस अपवर्तित प्रकाश किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर प्रत्युत होती है उस बिंदु पर हमें इस पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरीके से हम ये कहें कि यदि इस द्रव में हमने एक लकड़ी का फंटा या लकड़ी का जो भी टुकड़ा है वो इसमें डुबोया, तो जब लकड़ी का टुकड़ा इसमें डुबोते हैं तो वो भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर? ये चारों पॉइंट हो गए इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो, पहली बात तो इसमें मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं। जैसे मैंने क्या लिया, एक माध्यम पृथक पृष्ठ ले लिया, हमने एक क्या बना दिए, कुछ अविलंब के लिए वस्तुएं बना दी। ऊपर हमने विरल माध्यम ले लिया और नीचे कौन सा माध्यम मान लिया? सघन माध्यम मान लिया। हम ये मान के चलते हैं कि सघन माध्यम से प्रकाश से विरल माध्यम में जाती है। जैसे कोई प्रकाश किरण आई और इस अभिलंब से टकरा करके, यह अभिलंब हो गया, इस अभिलंब से टकरा करके इसका कुछ तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया, कुछ क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। यह आपतन कोण आई है, यह अपवर्तन कोण आर है। अब इसे आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे? देखो, आंतरिक परावर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती है तो उसका कुछ भाग अपवर्तित और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को तो हम क्या कहेंगे? आंतरिक परावर्तन कहेंगे। मतलब ये हुआ कि ये आंशिक, ये क्या है? आंशिक अपवर्तन है
और ये क्या है, आंशिक परावर्तन है। जब आपतित प्रकाश किरण का आंशिक अपवर्तन और आंशिक परावर्तन होता है तो प्रकाश की जो ये घटना होती है इसे हम कहते हैं आंतरिक परावर्तन कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में क्या हुआ कि इस आपतन कोण को हमने इतना बढ़ाया, ये हो गया, ये अभिलंब बनाया कि इस अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, या ऐसे कहें कि अपवर्तित प्रकाश किरण माध्यम पृथक पृष्ठ के समांतर हो जाए, तो उस कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे भाई इसको हम? इसे हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? यानी कि वह कोण जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण माध्यम पृथक पृष्ठ के समांतर हो जाती है, उससे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्लियर? तीसरी घटना क्या होती है इसमें कि आपतन कोण का वह मान जिस पर प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण का वह मान, यानी कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि जो ये आपतन कोण का मान है, इस आपतन कोण का मान ज्यादा है किसकी तुलना में? क्रांतिक कोण की तुलना में। या इसको हम 3 परिभाषाएं पढ़ी इसमें। पहला पढ़ा आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित होती है तो उसका आंशिक अपवर्तन और आंशिक क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्लियर? फिर दूसरी घटना हमने पढ़ी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात माध्यम पृथक पृष्ठ के समांतर हो जाती है, तो उस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तथा तीसरा हमने ये पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण पूर्णतः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। स्नेल के नियम से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू n/1। देखो I, sin I और sin R, R का मान कितना? 90 डिग्री ले लें तो क्या हो गया? n/1। तो sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो क्या बन गया? sin I ऑफ C इक्वल टू n/1। यहां से हम इस क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब भी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो इस आपतन कोण का मान कितना होगा? I ऑफ C होगा, और इसे हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और इससे गठित घटनाएं या इसके अनुप्रयोग हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।